देखो, आपको पता है पीएम हमारी कैसी है? इंदिरा गांधी के बारे में सब जानते हैं, बहुत ही खतरनाक, इतनी बेकार, इतनी अच्छी लेडी है कि पूछो मत, बेकार नहीं कर रहा था मुझसे। अच्छी लेडी है, बहुत ही अच्छी लेडी है, ठीक है। अब होता क्या है, सुनो। 1970 में इसकी सरकार हार जाती है, सबको पता है कि 1970 में कौन हार जाती है? इंदिरा गांधी की सरकार हार जाती है। क्यों हार जाती है? आपातकाल की वजह से। आपातकाल में जो कुछ उसने किया था वो उत्तर के सब लोगों ने उसका नतीजा दे दिया, जिसकी वजह से वो हार गई 1977 के इलेक्शन में। जब 1977 के इलेक्शन में हार जाती है तो क्या होता है, उसका छोटा बेटा जो संजय गांधी होता है, पंजाब में उनकी सरकार भी हार जाती है, पंजाब में भी उनकी सरकार हार जाती है। कांग्रेस हमेशा पंजाब में हमेशा से रही है, हमेशा से रही है। अब पहली बार था कि जब कांग्रेस पंजाब में नहीं थी, वहां पर एक अलग दल आ गया था पंजाब में, जिसका आपका नाम था शिरोमणि अकाली दल। शिरोमणि अकाली दल, ये था आपका शिरोमणि अकाली दल, ठीक है। शिरोमणि अकाली दल ये आपका सत्ता में आया, और ये भी गठबंधन के साथ आया था, किसी एक अन्य पार्टी के साथ गठबंधन के साथ आया था ये। संजय गांधी को ये बात नागवार गुजरी कि अगर हमारी पार्टी नहीं आई तो किसी और की पार्टी कैसे आ गई पंजाब के अंदर? हमारी नहीं आई तो किसी और की कैसे आ गई? इनकी भी वैसे गठबंधन के साथ ही आई थी, ठीक है। तो संजय गांधी ने क्या किया, पंजाब की सरकार को गिराने के लिए, पंजाब की सरकार को गिराने के लिए उसने 20 बंदों की लिस्ट मंगवाई, 20 व्यक्तियों की लिस्ट मंगाई कि 20 व्यक्ति ऐसे चुनकर लाओ जो पंजाब की राजनीति में हाहाकार मचा सके। तो 20 की जब लिस्ट पहुंची दिल्ली में, किसके पास? संजय गांधी के पास। संजय गांधी को उसमें से सबसे बेस्ट जो एक लगा, वो लगा जरनैल सिंह भिंडरावाला। कौन लगा? जरनैल सिंह भिंडरावाला। ये जरनैल सिंह भिंडरावाला ऐसा व्यक्ति था जो अपने भाषणों में लोगों के बीच आक्रामक बातें बोलकर वहां पर रोष पैदा कर सकता था। ये ऐसा बंदा था, गुस्सा पैदा कर सकता था सरकार के खिलाफ, ऐसे ऐसे भाषण देता था, भड़काऊ भाषण देता था, ऐसी स्पीच देता था। ये बहुत ही अच्छी, यही बात संजय गांधी को बहुत इंटरेस्टिंग लगी कि पंजाब की राजनीति गिराने के लिए जो मेन पार्टी आएगी, जो मेन बंदा आएगा, वो जरनैल सिंह भिंडरावाला आएगा, और कोई नहीं गिरा सकता इनकी सरकार। सिर्फ इसी को अप्रोच किया गया कि भिंडरावाला को बुलाओ, उससे बात करेंगे, वो गिरवाएगा किसकी सरकार? शिरोमणि अकाली दल की। और इसका जो सीएम था, इस दल का जो सीएम बना हुआ था उस समय, प्रकाश सिंह बादल, जो आज भी ये जिंदा है, प्रकाश सिंह बादल, ठीक है। इसका बेटे का नाम है सुखबीर सिंह बादल, जो हमारे पंजाब का पूर्व सीएम भी रह चुका है, ये भी सीएम रह चुका है, इसका बेटा भी पूर्व सीएम रह चुका है। सुखबीर सिंह बादल उसका नाम है आज की डेट में, ठीक है। और आज तो पंजाब में आपको पता है मान सिंह की सरकार है, ठीक है। तो क्या होता है, अकाली दल, शिरोमणि अकाली दल की प्रकाश सिंह बादल की सरकार थी। संजय गांधी दिमाग लगाया कि कैसे इनकी सरकार गिराई जाए। सरकार गिराने के लिए भिंडरावाला को अप्रोच किया, भिंडरावाला को बुलाया गया। तो भिंडरावाला को बोला गया कि जितना आपसे हो सके अस्थिरता फैला दो राज्य के अंदर, अस्थिरता फैलाओ जितना आपसे हो सके। भिंडरावाले ने अस्थिरता फैलाई, और एक समय तो ऐसा आ गया था जब भिंडरावाले ने पंजाब अलग राज्य की मांग कर दी थी कि पंजाब अलग देश ही बना दो, एक ऐसा राज्य बनाने की कोशिश कर रहा था भिंडरावाला। हमारा हरियाणा हिमाचल कब अलग हुआ पंजाब से? 1 नवंबर 1966 में क्या हुआ था आपका, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश अलग हुआ था पंजाब से। तो 1 नवंबर को अलग हुआ था। 1 नवंबर को जैसे ही अलग हुआ वैसे ही भिंडरावाले को लाया गया राजनीति के अंदर, कुदाया गया। भिंडरावाले को काम दिया गया कि तुझे क्या करना है, इनकी सरकार गिरानी, कैसे मर्जी गिरा बट इनकी सरकार गिरनी चाहिए। भिंडरावाले ने काम करना शुरू कर दिया, पूरी एकदम बोलते हैं जिसको, राज्य के अंदर पूरी असमंजस स्थिति फैला दी, एकदम खतरनाक वाली, कि लोग इसका नाम से कांपने लगे, डरने लगे। पुलिस वाले इसके नाम से डरने लगे सारे। इसको बोलते थे संत पुकारते थे इसको, संत कह के पुकारते थे, ठीक है, संत कह के पुकारते थे। और इसका नाम था संत भिंडरावाला, पूरा नाम जरनैल सिंह भिंडरावाला है, संत भिंडरावाला इसका नाम था। जब ये चला इसका पंजाब के अंदर, इसने इतना आतंक मचा दिया पंजाब के अंदर कि सरेआम एक डीआईजी को, आईपीएस रैंक के डीआईजी, पता क्या होता है? पूरे राज्य का बाप होता है, जिसके अंदर पूरी राज्य की पुलिस आती है। गृह मंत्री के बाद अगर कोई आता है सेकंड नंबर पे तो वो आता है आपका डीआईजी। डीआईजी को सरेआम गोल्डन टेंपल के बाहर गोलियां मारी थी, सरेआम गोलियां मारी थी भिंडरावाले ने, सरेआम मरवाई थी अपने समर्थकों से, सरेआम गोलियां। 2 घंटे तक उस डीआईजी की लाश वहीं पड़ी रही, किसी ने उठाया नहीं इसके डर की वजह से कि हमें ना गोली मार दे। 2 घंटे तक लाश पड़ी। डीआईजी सोचो कितनी बड़ी रैंक है पूरे राज्य के अंदर, सीएम के बाद और होम मिनिस्टर के बाद सेकंड नंबर पर आता है आपका डीआईजी, जिसके अंदर पूरे राज्य की पुलिस है। उसको मारा भिंडरावाले ने, क्योंकि वो इसके खिलाफ एक्शन ले रहा था,
और किसको मारा, यहां तक तो ठीक था। उससे पहले इसका सरदर्द क्या हुआ, इंदिरा गांधी के पहले तो काम अच्छा करा था इंदिरा गांधी सरकार के लिए, थोड़े समय में इंदिरा गांधी सरकार के लिए सिर दर्द बन गया ये। अच्छा, पहले तो अच्छा काम करा था, थोड़े दिनों में क्या हुआ, इसने डीआईजी को मार दिया। और तो डीआईजी को तो चलो मारा, एक पंजाब केसरी जो आपका न्यूज़पेपर आता है उसके संपादक को मार दिया, जिसका नाम था लाला जगत नारायण। आप पंजाब केसरी कॉलम पर जाओगे, तीसरे चौथे कॉलम पर जाओगे तो यहां पर लिखा होता है लाला जगत नारायण। 9 दिसंबर 1981 को सरेआम गाड़ी में बैठी बैठी गोलियां मारी, गाड़ी छल्ली कर दी पूरी, मार मार के गोलियां, इतनी गोलियां मारी थी जगत नारायण को। क्यों मारी थी, क्योंकि जगत नारायण ने भिंडरावाले के खिलाफ कुछ बोल दिया था। फिर भिंडरावाले को अरेस्ट किया गया। जब अरेस्ट किया गया तो उसके समर्थकों ने इसको छुड़ाने के लिए हमारा इंडियन एयरलाइंस का प्लेन हाईजैक कर लिया, बिना किसी हथियारों के हाईजैक कर लिया और लाहौर ले गए उतार कर, इसको छोड़ो तब रिहा करेंगे। तब हमारी संसद में मजबूरन हमारी संसद में हमारे देश के गृह मंत्री को ये बात बोलनी पड़ी। उस समय हमारे देश का गृह मंत्री था ज्ञानी जैल सिंह, क्या नाम था, और ये ज्ञानी जैल सिंह भी आपका पंजाब का 2 बार सीएम रह चुका था, 2 बार सीएम रह चुका था। ज्ञानी जैल सिंह आया संसद में और उसने ये वर्डिंग बोली कि देखो जगत नारायण के मारने के जो इनके ऊपर साजिश है उसके सबूत हमें नहीं मिलते कि भिंडरावाले ने इसको मारा है, इसलिए हम भिंडरावाले को निर्दोष घोषित करते हैं और इसको रिहा करते हैं जेल से। जेल से रिहा हुआ, इसके बाद तो उसने पूरी आतंक मचा दिया पंजाब के अंदर, हर किसी को भी मार देना, किसी को पकड़कर। लोग उसके साथ इतने जुड़ गए इसके भाषणों की वजह से। और तो और जिस इंदिरा गांधी सरकार के लिए काम कर रहा था, उस इंदिरा गांधी सरकार के उस इंदिरा गांधी सरकार के लिए बहुत गलत स्पीच देने लग गया, इंदिरा गांधी को गलत गलत वर्डिंग बोलने लग गया, और सरेआम मंचों पर खड़ा होके, ऐसा भी नहीं कि अकेले बोला जाए, सरेआम मंचों पर खड़ा होकर बोलने लग गया। एक रिपोर्टर से एक बार पूछा रिपोर्टर ने जाकर कि आप एक बताओ, आप सीधा प्रधानमंत्री से टक्कर ले रहे हो, मान लो कभी इंडियन आर्मी आपके ऊपर आ गई, पुलिस तो नहीं आ रही, पुलिस तो आपसे डरती है, पुलिस डरती है। डीआईजी को जब से मारा पुलिस बहुत डरने लगी उससे। भिंडरावाले का तो एक भी समर्थक पुलिस वालों ने पकड़ा ही नहीं, कभी पकड़ा भी तो भिंडरावाले सिर्फ एक फोन करता था और इतनी देर में छूट जाता था उसका समर्थक। पुलिस तो उसको ऊपर हाथ डालने को मजबूर थी, उसके सामने हाथ नहीं डाल सकती थी पुलिस तो। और अब भिंडरावाला इतनी शक्तिशाली पावर बन गया था रिहा होने के बाद कि पंजाब के अंदर कौन सीएम बनेगा कौन नहीं बनेगा ये खुद डिसाइड करने लगा। पंजाब की जो राजनीति ना वो एकदम वो होगी, मतलब क्या बोलते हैं उसको, पैरेलल, कमजोर टाइप होगी, पैरेलल होगी। चला कौन रहा है, भिंडरावाला, हाँ ना इसकी हो रही है, बाकी कठपुतली बन गए इसके सारे। पंजाब का हर एक व्यक्ति से कठपुतली बन गया, बड़े से बड़ा आईएएस ऑफिसर, बड़े से बड़ा आईपीएस ऑफिसर इसके सामने जाकर नमस्ते जब तक नहीं करता था तब तक उनका दिन शुरू नहीं होता था। भिंडरावाले की इतनी पावर हो गई थी। कांग्रेस नहीं बनाया था, बनाया कांग्रेस नहीं, बट ये कांग्रेस कितना खिलाफ हो गया, इतना खिलाफ हो गया कि उसे खिलाफ बोलने लगा। एक बार तक रिपोर्टर ने जाके पूछ लिया कि आप एक बात बताओ, आप इंदिरा गांधी के खिलाफ इतना सब कुछ बोलते हो, सरकार के खिलाफ इतना सब कुछ बोलते हो, कल को केंद्र सरकार ने आपके ऊपर कोई एक्शन किया तो आप क्या करोगे? उन्होंने पता क्या बोला, उन्होंने बोला यहां थोड़ी दूर पर बॉर्डर है, बॉर्डर से उस पर भाग जाऊंगा समर्थकों को लेकर। क्या करूंगा? बॉर्डर से उस समर्थकों को लेकर उस साइड भाग जाऊंगा। और ये रिपोर्टर को सरेआम वर्डिंग बोली गई है, उसको ये भी डर नहीं है कि रिपोर्टर ये बात छापेगा, कोई मतलब नहीं है। पैसा क्या, सपोर्ट, लोगों का सपोर्ट आ रहा है, बहुत लोगों का सपोर्ट इतना मिल गया पंजाब का, पंजाब से छोटे से लेकर बड़ा तक इसके साथ जुड़ गया, सब लोग उसके साथ जुड़ गए, सब लोग। जब सब लोग जुड़े इसकी पावर इतनी होगी कि इंदिरा गांधी के खिलाफ सरेआम मंचों पर अभद्र भाषाओं का प्रयोग करने लगा इंदिरा गांधी के लिए, हमारी उस समय की पीएम के लिए। सोचो, अभद्र भाषा का व्यवहार करने लगा ये। संत, उसको संत बोलते थे सारे, इसका सारी इतना समझते थे कि भगवान यही है बस और कोई नहीं है। जब ये जेल से रिहा हुआ इसको समझ में आ गया कि भाई देखो अब तो आपका कभी भी अरेस्ट हो सकते हैं, क्योंकि हमने इतने बड़े बड़े काम कर दिए कि कभी भी हमारे ऊपर केंद्र सरकार कार्रवाई कर सकती है, इसको समझ में आ गया। तो भिंडरावाले को ये बात हमेशा खल रही थी, बीच में उसको हमेशा परेशान कर रही थी कि कभी भी वो मारा जा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट से। पंजाब तो मारेगा नहीं, पंजाब की पुलिस तो वैसे ही डरती है उससे, पंजाब की पुलिस तो वैसे ही उससे बात नहीं करती, वैसे ही भाग जाती उसको देखकर, तो मारेगा कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट मारेगी। तो उसने अपना अड्डा उसने गोल्डन टेम्पल को बना लिया, गोल्डन टेम्पल को बना लिया।
और जब टेम्पल को बना लिया, किसी ने पूछा कि गोल्डन टेम्पल में हमें कौन सी सुरक्षा मिल जाएगी, तो उस भिंडरावाले ने बोला यहाँ गोल्डन टेम्पल में ना तो कोई पुलिस आ सकती है, ना ही कोई इंडियन आर्मी घुसेगी, कोशिश भी नहीं करेगी, क्योंकि ये गोल्डन टेम्पल है और ये सिखों का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है। और अगर यहाँ पर कोई इंडियन आर्मी या पुलिस घुसी, उसके बाद इंदिरा गांधी का आधा समर्थन तो पंजाब से ऐसे ही चला जाएगा। और अब कभी भी कोई भी नेता ये नहीं चाहेगा कि उसके वोट बैंक चला जाए। उसने यही वर्डिंग बोली कि कभी भी इंडियन लोग आपका गोल्डन टेम्पल में इंदिरा गांधी की सेना घुसी नहीं पाएगी। बट इंदिरा गांधी तो इंदिरा गांधी है भाई, वो नहीं डरती, चाहे वोट मिले चाहे ना मिले, वो काम कर देती है बस। हुआ क्या, गोल्डन टेम्पल में अपना क्या अड्डा किसने बना लिया, भिंडरावाल ने बना लिया। छुपता हुआ भाग रहा था सरकार से छुपता हुआ, क्यों? क्योंकि इसको सरकार अरेस्ट ना कर ले। इतना सारा काम कर दिया, बताओ, अरेस्ट तो होना ही था भाई इसको। सरेआम डीआईजी को मार दिया, एक राज्य के डीआईजी को। सोचने वाली बात है, कहने में आसान लगता है, डीआईजी बहुत बड़ी रैंक का होता है, आईपीएस से बहुत बड़ा, 3600 पता नहीं कितने आईपीएस के अंडर आते हैं, कहने में बहुत कम बात है। ऊपर से एक बात और जो आपके लिए मेन है, पंजाब के सीएम उस समय दरबारा सिंह था। कौन था? ये कांग्रेस का ही था, ये कांग्रेस का ही बना था। शिरोमणि अकाली दल को बर्खास्त कर दिया था इंदिरा गांधी ने, जो चाहते थे वो इंदिरा गांधी ने कर दिया, बर्खास्त कर दिया शिरोमणि अकाली दल की सरकार को। उसके बाद जो नए इलेक्शन हुए, उन इलेक्शन में जो आया वो आपका आया दरबारा सिंह, कांग्रेस से ही आया। जब कांग्रेस से वो बना तो भिंडरावाला तो वैसे कांग्रेस के खिलाफ था, भिंडरावाला ने सरेआम सीएम के ऊपर मतलब वो करवा दिया था, दंगे मचवा दिए थे, उनकी गाड़ियों के शीशे फोड़वा दिए थे सरेआम। सीएम के ऊपर बात आ गई, देख लो कहां पर आपको सिक्योरिटी मिल रही है पंजाब के अंदर। जब तक ये था, लिख रही है कहीं सिक्योरिटी? सीएम पर हमला हो गया तो सीएम हमारी रक्षा करने की हमेशा शपथ लेता है कि मैं राज्य का प्रधान होने के नाते आपके जान की रक्षा करूंगा। खुद की जान की रक्षा तो कर नहीं पा रहा है वो। उसकी गाड़ियों पर क्या लोग पत्थर फेंक रहे हैं, लोग पता नहीं क्या क्या फेंक रहे हैं, चप्पलें फेंक रहे हैं उसके मुंह के ऊपर। हमारी रक्षा कैसे करेगा? पंजाब बिल्कुल अनसिक्योर, बिल्कुल सेफ नहीं। इंदिरा गांधी को समझ में आएगा तो कुछ करना पड़ेगा, इसका जुगाड़ तो इसका तो करना बिल्कुल परफेक्ट ही करना पड़ेगा, ऐसे मानने वाला नहीं है। इंदिरा गांधी की ने सोच रही थी, इतने में क्या हुआ, इसके छोटा बेटा संजय गांधी की फ्लाइट में, छोटा बेटा संजय गांधी ना फ्लाइट से आ रहा था, कहीं जा रहा था, उसकी दुर्घटना हो जाती है, विमान दुर्घटना, उसमें मर जाता है वो। संजय गांधी गया तो उसने जानबूझकर, इंदिरा गांधी ने अपने बड़े बेटे को डर कर, अपने बड़े बेटे को कि मेरे बड़े बेटे भी तो पायलट है, उसको भी कुछ ना हो जाए, इसलिए उसने वापस अपने बड़े बेटे को नौकरी छुड़वाकर वापस बुला लिया दिल्ली। कहाँ बुला लिया? दिल्ली बुला लिया। छोटा बेटा चल गया ना, छोटे बेटे का गम इतना लगा कि माँ को ये लगा कि बड़ा बेटा भी शायद ना चला जाए, क्योंकि वो भी तो पायलट है। संजय गांधी छोटा बेटा था, बड़ा बेटा राजीव गांधी को वापस बुला लिया। जब वापस बुला लिया तो राजीव गांधी अब फैसले लेने लगा जैसे संजय गांधी लेने लगा था। इतने कठोर नहीं ले रहा था, थोड़े बहुत लेने लगा, छोटे मोटे ऐसे। तो जब ये हुआ, उसी समय क्या हुआ, एक और ट्विस्ट आ गया पंजाब की राजनीति में, जिसने भिंडरावाले की शक्ति डबल कर दी, बहुत ही खतरनाक डबल कर दी। उसका नाम था आपका शहबेग सिंह। क्या नाम था? शहबेग सिंह। इसने आकर भिंडरावाले के साथ मिल गया, इसने आकर पंजाब की राजनीति को और भी अनसिक्योर कर दिया, और भी ज्यादा कर दिया। अगर ये ना आया होता तो क्या पता भिंडरावाला कब का मर गया होता। भिंडरावाले ने अड्डा कहां बनाया? गोल्डन टेम्पल में। और उस अड्डे को किले में बदलने का जिसने काम किया वो शहबेग सिंह था, किले में बदल दिया। हर एक दीवार पर शूटर खड़े हैं स्नाइपर्स के साथ, और इनके पास ऐसी ऐसी गन्स थी जो हमारी इंडियन आर्मी के पास, हमारी पुलिस के पास भी नहीं थी। ऐसी ऐसी गन, लेटेस्ट गने थी। इनको पाकिस्तान और अफगानिस्तान से सपोर्ट मिल रहा था, पाकिस्तान से इनको फुल सपोर्ट आ रहा था भिंडरावाले को। पाकिस्तान तो चाहता है कि भारत में कुछ ना कुछ होता रहे, फुल सपोर्ट आ रहा था। ठीक है। शहबेग खान, अब एक बात बताऊंगा तो आप खुद हैरान नहीं आ जाओगे। शहबेग खान हमारी इंडियन आर्मी का मेजर था, हमारी इंडियन आर्मी का मेजर था, जिसने 71 में बांग्लादेश को आजाद कराने में सबसे मेन भूमिका जिसने निभाई थी वो शहबेग खान था। माणिक शाह ने इसको खुद नवाजा था अवार्ड देकर। शहबेग खान, सोचो इसको क्या जरूरत पड़ेगी इसके साथ मिलने की। सरकार ने क्या किया, हमारी इंडियन आर्मी ने इसके ऊपर झूठा आरोप लगाकर इसको जबरदस्ती रिटायरमेंट दिला दी, इंडियन आर्मी से जबरदस्ती नौकरी से निकाल दिया।
जिस दिन ये रिटायरमेंट होने वाला था उसके सिर्फ 2 या 3 दिन बाद इसको रिश्वत के केस में उठाकर नौकरी से बाहर निकाल दिया। सिर्फ 2 या 3 दिन पहले जब रिटायरमेंट की उस पे था। अब आप खुद सोचो, आप इतना ईमानदारी से काम कर रहे हो सरकार के लिए, आप अपने देश के लिए मरने मरने को उतारे हो, और आपके ऊपर कोई ये आरोप लगा है जबकि आपने किया भी नहीं है कि आपने रिश्वत ली है, तो क्या करोगे आप? सरकार से बदला तो लेकर गुस्सा तो होगा आपको भी यार थोड़ा बहुत। शहबेग खान को भी सेम गुस्सा था। शहबेग खान को ये बात पता लगी जो अभी सरकार को हिला कर रख रहा है वो है भिंडरावाला, साथ आके मिल गया, साथ आकर मिल गया। गोल्डन टेम्पल में शहबेग खान ने तक ऐसे तय खाने बना दिए जहां से हमारी इंडियन आर्मी अगर अंदर आती तो इसको सब पता था, इंडियन आर्मी का बंदा था ये भी, इसको सारी पता स्ट्रैटेजी इंडियन आर्मी कैसी होगी। इसने क्या किया, तय खाने बना रखे थे नीचे, तय खानों से गोलियां चल रही है नीचे से, लेकिन इंडियन आर्मी को पता ही नहीं लग रहा गोलियां चल कहां से रही है। तय खानों से गोलियां चल रही है, लोग मर रहे हैं, हमारे बहुत सारे कमांडो मारे गए, लेकिन हमें पता ही नहीं लग रहा गोली चल कहां से रही है, पता ही नहीं लग रहा। क्यों? शहबेग खान की वजह से। तय खानों में छुप कर बैठा रखा सबको, तय खानों में और आर्मी को, इंडियन आर्मी को पता ही नहीं लगा गोली कहां से चली। सीढ़ियों से गोली चल रही थी, सीढ़ियों से, सीढ़ियों के साइड में तय खाने बना दिए। इंडियन आर्मी पागल होगी देख देख के गोलियां चल कहां से रही हैं। तय खानों से निकालना बहुत भारी पड़ गया हमारी इंडियन आर्मी को। ठीक है, हमारी इंडियन आर्मी ने गोल्डन टेम्पल को जो घेरा वो 1 जून से घेरा, और ये युद्ध चला आपका, हमारी बैटल चली उनके साथ भिंडरावाले के साथ 8 जून तक। 1 जून को तो हमने गोल्डन टेम्पल को पूरा घेर लिया, 2 जून तक हमने कुछ नहीं किया। 3 जून को इनका कोई त्योहार आ गया था मुस्लिमों का, सॉरी सिखों का कोई त्योहार आया था, 3 जून को त्योहार होता है। उस दिन संगत आ गई थी, संगत होती है लोग, इनके संगत बोलते हैं, तो संगत आ गई, बहुत सारी गोल्डन टेम्पल में चली गई दर्शन करने के लिए, गुरु नानक देव के दर्शन करने गोल्डन टेम्पल के, वो घुस गए। इंडियन आर्मी ने उस दिन भी कुछ नहीं किया। 4 तारीख को सारी रेकी करनी शुरू कर दी। 4 तारीख को गोल्डन टेम्पल के हमारे ये पता लग गया कि उन्होंने क्या कर दिया, हथियार तैनात कर दिए। तो हमारी इंडियन आर्मी को ये पता करना था कि उनके पास कौन कौन से हथियार हैं। ये पता करने के लिए हमारी इंडियन आर्मी ने 2-3 गोलियां दागी, जवाब में उन्होंने दागी। तब हमें शक हो गया, हमें पता लग गया कि उनके पास कौन से हथियार हैं। हमारी इंडियन आर्मी के पास पुरानी गन, उनके पास लेटेस्ट हथियार, लेटेस्ट ग्रेनेड इतने सारे भरे पड़े हैं। इंडियन आर्मी जब नीचे तहखाने में गई ना, ग्रेनेड की पूरी फैक्ट्री थी नीचे, पूरी की पूरी फैक्ट्री ग्रेनेड की, और हथियारों के इतना बड़ा जखीरा कि इतना तो हमारी इंडियन आर्मी का, पूरी इंडियन आर्मी के पास भी नहीं था जितना उनके पास था। नीचे इतनी बड़ी फैक्ट्री हथियारों की, ग्रेनेड्स की, बहुत ही खतरनाक इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्री। बताओ, टेम्पल के अंदर जितना अपने आप को संत कहलाता है वो टेम्पल के अंदर घुस के बैठा है। क्यों? क्योंकि उसके पता था कि हमारी इंडियन आर्मी टेम्पल में नहीं घुसेगी। क्या हुआ? लड़ाई हुई, 1 जून से शुरू हुई, 4 जून को एक्चुअल में शुरू होगी। 5 जून को तो क्या होगा, 5 जून को हमें पता लग गया इनके पास बहुत ज्यादा तगड़े हथियार हैं। 5 जून को, और जो इस ऑपरेशन को लीड कर रहा था गोल्डन टेम्पल के हमारे इंडियन आर्मी का, उसका नाम था कुलदीप सिंह बरार। क्या नाम था? कुलदीप सिंह बरार, जो हमारे इस अभियान को लीड कर रहा था, इंडियन आर्मी की टुकड़ी को लीड कर रहा था इस युद्ध में, वो था आपका कुलदीप सिंह बरार। ठीक है, उसने, कुलदीप सिंह बरार ने हमारी भारतीय सेना से, हमारी भारत सरकार से ये आग्रह किया कि हमें टैंक चाहिए, बिना टैंक के हम नहीं लड़ पाएंगे इनके साथ। हमारी सरकार ने इनको टैंक दिया। जब टैंक दिया, गोल्डन टेम्पल में 2 चीजें हैं, एक तो गोल्डन टेम्पल खुद है, एक है अकाल तख्त। क्या है? अकाल तख्त। क्या है? अकाल तख्त। अकाल तख्त में क्या होता है, गोल्डन टेम्पल में, जब गोल्डन टेम्पल तो आपको स्वर्ण मंदिर है, अकाल तख्त क्या, गोल्डन टेम्पल का एक अलग से मंदिर है। क्या है? गोल्डन टेम्पल में अकाल तख्त एक अलग से मंदिर है। उस अकाल तख्त के अंदर, उस अकाल तख्त के अंदर आपके सिखों के जो संत हैं वो बैठे होते हैं, और आपकी वो सुनते हैं, फरियादें सुनते हैं, या आपके लिए या फिर सिख कौम के लिए नियम कायदे कानून तय करते हैं अकाल तख्त से। जो भी सिख कौम के लिए नियम कायदे कानून बनाए जाएंगे वो अकाल तख्त से बनाए जाएंगे, और अकाल तख्त पे जो संत बैठा होगा वो बनाएगा। और उस समय जो संत बैठा था अकाल तख्त पे, होता जरनैल सिंह भिंडरावाला, ये बैठा होगा, यही कानून बनाएगा, वही पूरे कौम पर लागू होंगे। और कहाँ बैठा है? अकाल तख्त पर, स्वर्ण मंदिर से थोड़ी दूरी पर है, 100 या 150 मीटर की दूरी पर है। हमारी इंडियन आर्मी ने स्वर्ण मंदिर को इतना सा भी खरोच नहीं आने दी, लेकिन अकाल तख्त पर इतने गोले दागे कि वो अकाल तख्त ऊपर से टूटकर नीचे ढहने लगा। जब ढहने लगा
तो जो अंदर तहखाने में थे बंद वो सारे अंदर ही मर गए टैंक की वजह से। टैंक से गोले दागे गए। जब गोले दागे गए तो ऊपर से क्या हुआ, उसका गुबंद था, किसका, अकाल तख्त था, गुबंद टूटकर अंदर गिरने लगा। जब पूरा गिरने लगा तो पूरी जो बिल्डिंग थी थोड़ी आधी ढह गई, आधी ढही, पूरी बिल्डिंग नहीं ढही। और जो मलबा ढहा तो जो तहखाने में से उनको लगा शायद मतलब पूरी बिल्डिंग गिरने वाली है, तो निकलना शुरू किया उन्होंने। जब निकलना शुरू किया हमारी इंडियन आर्मी ने टारगेट बनाने धड़ 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 करके लिटा दिया सबको, सबको लिटा दिया, सब शुरू हो गए, सब सो गए। भिंडरावाला गया, शहबेग सिंह गया, शहबेग सिंह भी गया। तहखानों में तो तभी निकल के भागे ना जब उनको पता लगा बिल्डिंग गिर रही है ऊपर से नीचे, निकलने में फायदा है। तो तहखाने पर क्या किया, तहखानों में से लोग निकलने लगे। जब ऊपर से बिल्डिंग के थोड़े से अवशेष गिरे, उन्हें पता लगा शायद अकाल तख्त ढहने वाला है, निकल कर बाहर आए। जब निकल कर बाहर आए हमारी इंडियन आर्मी ने सबको निशाना बना दिया। भिंडरावाला तहखाने के अंदर ही मरा पड़ा था, ये अंदर ही छुप कर बैठा था। हमारी इंडियन आर्मी ने मारा ना, शहबेग सिंह को मारा। शहबेग सिंह बहुत ज्यादा इसका सेनापति, एज एक सेनापति काम कर रहा था शहबेग सिंह। और जब तक ये बचा रहा, गोल्डन टेम्पल में भी जब तक ये बचा रहा, इसी की वजह से बचा रहा, क्योंकि ये भी इंडियन आर्मी का एक क्या था, मेजर था, रिटायर मेजर था, जिसको निकाला गया था आर्मी से। इसको सारी की सारी एक्टिविटीज पता थी इंडियन आर्मी की, वो कब किस समय क्या कर सकते हैं। इसलिए उसने पूरे के पूरे गोल्डन टेम्पल को किलेबंद कर दिया, पूरा किलेबंद। हर जगह पर एक एक आदमी बैठा रखा था, गन्स के साथ, स्नाइपर्स के साथ, ग्रेनेड्स के साथ, कि कोई जैसे घुसेगा उसी टाइम हेडशॉट मारेंगे, खत्म। इंडियन आर्मी के हमारे यहाँ पर 80 से 90 जवान शहीद हो गए, 80 से 90 जवान यहाँ पर शहीद हुए हमारे इस भिंडरावाले केस के अंदर। गोल्डन टेम्पल, और हमारी गोल्डन टेम्पल को हमारी इंडियन आर्मी ने इतनी सी भी खरोच नहीं आनी थी। वैसे गोल्डन टेम्पल को नहीं आनी थी, अकाल तख्त को ऊपर से नष्ट कर दिया। ऊपर से नष्ट करने का मतलब क्यों था, क्योंकि वो बाहर निकल गया तहखाने से, उनको लगे कि ये क्या बिल्डिंग गिरने वाली है। इस वजह से अकाल तख्त पर क्या चलाए गए, आपके गोले दागे गए। गोले दागे गए तो बाहर निकल कर आए, तो हमारी इंडियन आर्मी ने सबको निशाना बना दिया। शहबेग सिंह भी मारा गया, भिंडरावाला भी मारा गया। और भिंडरावाला जो चलता था ना, बहुत सारे लोगों के साथ लेकर चलता था। इसकी पूरी गैंग थी, इसकी पूरी गैंग थी, आर्मी टाइप बना रखी थी इसने। जब भी चलता था ना, कम से कम 20-25 लोग इसके साथ चलते थे, और वो भी गनमैन के साथ। खुद भी एक तीर लेके चलता था हाथ में, तलवार और तीर इस लेके चलता था। और 25-25 बॉडीगार्ड्स के साथ चलते थे, 20-20 बॉडीगार्ड्स साथ चलते थे, और वो भी लेटेस्ट हथियारों के साथ चलते थे। पुलिस वाले से बहुत डरते थे। पंजाब की राजनीति में जो मेन, जो लीड जिसने रोल निभाया वो भिंडरावाला। इसने इतना तंग कर दिया हमारी इंडियन गवर्नमेंट को कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट को इसको मारना ही पड़ा। बहुत सपोर्ट किया लोगों ने, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। हाँ, जब ये हुआ उसके बाद हर जगह रोष हो गया। क्या हो गया, रोष किस चीज, भिंडरावाला का नहीं हुआ, इतना हुआ अकाल तख्त का। क्योंकि ये अकाल तख्त जिसने बनाया है वो आपके सिखों का छठा गुरु है, हरगोबिंद सिंह ने बनाया। ये छठा गुरु है जिसका नाम है हरगोबिंद सिंह, उसने ये अकाल तख्त बनाया था, और वही गिर गया। लोगों की भावनाएं आहत होगी, लोग इतना गुस्से में आ गए हमारी इंडियन आर्मी और हमारी सरकार के खिलाफ कि हमारा अकाल तख्त को कैसे गिरा दिया। हर जगह इंदिरा गांधी का रोष होने लगा, प्रदर्शन होने लगे इंदिरा गांधी के खिलाफ, जहां जहां सिख थे जब भी होने लगे। तो इसी से डरकर हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी, उसने ये इंदिरा गांधी को बताया कि आपके जो बॉडीगार्ड्स है सिख हैं, उनको हटा देने में फायदा है। तो हमारी इंटेलिजेंस जो ब्यूरो थी ना, उसने हटा भी दिए थे वो दोनों, बट इंदिरा गांधी ने दोबारा वापस लेकर आई। क्यों, इंदिरा गांधी को ये लगा अगर मैं इनको हटा दूंगी तो पंजाबियों में गलत संदेश जाएगा कि इंदिरा गांधी बिल्कुल सिख विरोधी हो गई है। बॉडीगार्ड से भी 2 बॉडीगार्डों को हटा दिया जो सिख थे। इसलिए इंदिरा गांधी ने सोचा कि वोट बैंक बचाने के लिए इनको ना हटाया जाए। उन दोनों का नाम था सतवंत सिंह और एक का नाम था बेअंत सिंह। क्या नाम था, सतवंत सिंह और एक का बेअंत सिंह नाम था। 31 अक्टूबर की सुबह जैसे इंदिरा गांधी उठती हैं अपने एक सफदरगंज रोड पर, उनका घर था, कहां पर, एक सफदरगंज रोड पर उनका घर था। जैसे वहां से उठती है वो, ठीक है, होता क्या, उन्हें 9:30 बजे एक इंटरव्यू में जाना था। तैयार होगी, निकलने को तैयार थी। जैसे निकलनी थी बॉडीगार्ड सामने खड़े थे। बॉडीगार्ड्स ने 31 गोलियां मारी थी, 34 मारी थी, 31 उसके शरीर पर दिखाई गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 31 गोलियां आई, ठीक है, 31 गोलियां मारी गई। और उसमें से एक तो जो था जिसने इंदिरा गांधी को मारा, उसको तो वहीं ढेर कर दिया था, और एक को गिरफ्तार कर लिया था।
ना, शायद उसको उम्र कैद हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने शायद उम्र कैद, शायद फांसी हुई होगी, तो एक को गिरफ्तार कर लिया था, एक को मार दिया था ऑन द स्पॉट ही। जब इंदिरा गांधी को ये हुआ, उसको उनकी सरकारी गाड़ी में ले जाया गया, एम्स ले जाएगा, हमारे दिल्ली का सबसे बड़ा अस्पताल बताया था हमने, एम्स है, एम्स ले जाया गया। जहाँ एम्स, जब उनको एम्स ले जाया गया तो उनका रक्त इतना सारा बह गया था कि शायद वो बचने की हालत में थी ही नहीं। जैसे ही वहां पर पहुंची 3:30 बजे एक खबर आ गई कि इंदिरा गांधी सो गई है हमेशा के लिए, अब वो उठने वाली नहीं है। 31 अक्टूबर 1984 की बात है, 31 अक्टूबर 1984 की बात है। और गोल्डन टेम्पल पे हमला भी ब्लू स्टार जो हुआ था वो 1984 में हुआ था, जून में हुआ था, 1 जून से 8 जून तक चला था, 1984 में ही हुआ था ये भी। ठीक है, इंदिरा गांधी क्या हो जाती है, मर जाती है। जब इंदिरा गांधी मरी, पूरी दुनिया में इतना गलत संदेश गया। सोचो, आप खुद सोचो, अगर आपके खुद के प्रधानमंत्री को मार दिया जाए, हिंदू प्रधानमंत्री को मार दिया जाए, तो आप क्या करोगे? विरोध करोगे? आपके जो प्रिय, आपके जो नेता, उसको मार दिया जाए, सरेआम मार दिया जाए, छोड़ोगे तो होगी नहीं, आप नहीं छोड़ोगे। यही हुआ 3-3:30 बजे, जब जैसे ही ये रिपोर्ट निकली कि इंदिरा गांधी मर चुकी हैं, ऐसे ही सिखों को दिल्ली में और हर राज्य में जहां जहां सिख थे, सबको पकड़ पकड़ के मारा गया, पकड़ पकड़ के मारा गया। कहते हैं एक एक घर में जितने भी सिख थे सबको मारा गया, एक पूरी एकदम उससे एक साइड से काट देगा बिल्कुल। रिपोर्टर वहां पर गए, रिपोर्टर बताते हैं कि हम जब वहां पर गए रिपोर्टिंग करने के लिए तो हमें पैर रखने की जगह नहीं थी कहीं, क्योंकि इतनी सारी लाशें पड़ी थी गली के अंदर कि हम पैर रखने को सोच रहे हैं कहाँ पैर रखें। हर जगह कहीं हाथ पड़ा, कहीं टांग पड़ी है, कहीं धड़ पड़ा है, कहीं सर पड़ा है कट कर। वो गली इतनी भरी पड़ी थी सिखों के शवों से, समझ नहीं आ रहा था कि रिपोर्टिंग करे कि क्या करा जाए। इतना कत्लेआम मचा दिया दिल्ली में, 2750 के करीब सिख मारे गए, पकड़ पकड़ के दिल्ली में मारे गए। एक लड़की की तो शादी हो रही थी, उस लड़की की शादी हो रही थी, उस घर में सिख ही थे। क्या किया, उस लड़की के जो भाई थे, पापा था, चाचा था, जितने भी थे उन सबको उसके क्या किया, सामने मारा गया, और लड़की को दोनों पैर तोड़कर उसको अपने साथ ले गए। कुछ दिनों बाद छोड़ दिया, और जब उसको छोड़ा उस हालत में थी ही नहीं वो, कि वो कोई अपनी होश में भी हो, ऐसे कुछ थे ही नहीं वो लड़की। कोई नहीं छोड़ा गया, सारे सिख पकड़ पकड़ के मारे गए, सबको कत्लेआम किया गया। और पुलिस वालों ने पूरा सपोर्ट किया हमारे हिंदुओं का, हिंदू मुस्लिम लोग शामिल थे सिखों को मारने में 84 में। हर किसी के साथ, इसके साथ भी था। हाँ, मुस्लिम और सिख, मुस्लिम और हिंदू दोनों साथ थे सिखों को मारने में, एक भी सिख नहीं छोड़ा गया। दिल्ली में तो पूरा कुल ही समाप्त कर दिया सिख को। जिसने सिख को पनाह भी दी वो भी नहीं बच पाया, जिसने सिख को पनाह दी वो भी नहीं बच पाया भाई साहब, वो भी चला गया इस दुनिया से। हाँ, अपने पास पनाह दी, अपने पास छुपा कर रखा, जिसने छुपा कर रखा वो भी नहीं बचा, वो भी चला गया इस दुनिया से। 2700 के 3000 के करीब सिख मारे गए, लाइन से मारे, और जितने भी थे ना सब लाइन से मारे गए, एक को भी नहीं छोड़ा गया। और जहां जहां गए वहां सिर्फ आग, या तो घर को आग लगा दी गई या उनको सबको मार दिया गया। महिलाओं को कुछ नहीं किया, काफी महिलाओं को ज्यादातर कुछ नहीं हुआ, बट पुरुषों को मारा गया, A to Z मारा गया, एक को भी नहीं छोड़ा गया, एक को भी नहीं छोड़ा गया था। इंदिरा गांधी को मारने वाले पुरुष ही तो थे, महिलाओं को क्या दोष है भाई इसमें? महिला को तो कुछ बोला ही नहीं। हाँ, 1-2 जगहों पर बोला गया, ज्यादा जगहों पर नहीं, 1-2 जगह ऐसी रिपोर्ट है जहां पर उनको बोला गया कुछ, ठीक है, और कहीं महिलाओं को तो कुछ बोला ही नहीं गया। हाँ, उनके सामने उनके हस्बैंड, उनके भाई, उनके पापा को सरेआम काटा गया, उनके सामने काटा गया। एक तो लेडी ऐसा बताती है कि उसके पापा को पहले तो आग से जला दिया गया, सरेआम जिंदा जला दिया गया। जब जिंदा जलाया, जब वो बचने की कोशिश करी उसके पापा ने, तब उसको रोड़ों से पीटा गया। जो बचने की कोशिश करी ना, जब वो बचेगा तो, जब आग लगी हुई तो कुछ ना कुछ तो करेगा बुझाने के लिए, तो जब वो बुझ गई आग तो रोड़ों से पीटा गया। जब रोड़ों से पीटा गया, डंडों से मारा गया, तब उसको बहुत ज्यादा मतलब तलवारों से पता नहीं किस किस से काटा गया। क्यों? सिर्फ एक इंदिरा गांधी की वजह से, सिर्फ एक इंदिरा गांधी की वजह से। ये आपका जो शुरू होता है, ये 1 नवंबर सुबह शुरू हुआ था और 3 नवंबर को जाकर खत्म हुआ, जब इंदिरा गांधी का अंतिम संस्कार हुआ, तब जाकर ये खत्म हुआ था। और ये बात राजीव गांधी उसी समय क्या बना, 3 नवंबर को ही हमारे देश का
पीएम बना, और पीएम बनते उससे बात पूछी गई कि आपने इन सब स्थितियों का जायजा क्यों नहीं लिया, आपने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। तो राजीव गांधी ने पता क्या किया, राजीव गांधी ने ये बोला कि जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है, कि जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो आसपास की जमीन तो हिलना लाजमी है। समझे क्या बोलना चाह रहा हूं, समझे कि भाई इंदिरा गांधी मरी है ना, तो ये जो हुआ है ये तो होना लाजमी था। ये उसने ये बात बोलकर अपना पल्ला झाड़ लिया कि मुझे बस इतना ही है, होना था, तुमने किया, लोगों ने किया, दंगा समाप्त। 3 नवंबर को दंगे अपने आप समाप्त हो गए। कहते हैं कि हरियाणा से रोहतक की जेल से भर भर के लोग लाए गए ट्रेनों में, कई ट्रेनें आई, सिखों की सारी कौम मरी हुई। हरियाणा से रोहतक से भर भर के, हरियाणा से लोग जेलों में से निकाले गए, सारे जेलों में से निकाले गए, उनको भर भर कर दिल्ली पहुंचाया गया। उनको पैसे दिए गए बाकायदा कि जो हाफ मर्डर करेगा उनके लिए 500, जो मर्डर करेगा उनके लिए 1000। और ये करने में जिससे सबसे बड़ा जो आरोप लगता है वो कांग्रेस के अपने खुद के सांसदों पर ही लगता है। खुद के कांग्रेस के सांसद ने ये सरेआम सभा करके बोला था कि जो हाफ मर्डर करेगा उसके लिए 500, जो मर्डर करेगा उसके लिए 1000 रुपए। 84 में 1000 रुपए बहुत बड़ी बात थी। ये उन्होंने समझौता भी कर दिया साथ के साथ कि ये होगा इतना, ये होगा इतना। 3 नवंबर को सारा समाप्त हो गया। जैसे ही इंदिरा गांधी का अंतिम संस्कार होता है सब समाप्त हो जाता है। ये था आपका इंदिरा गांधी का।